नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के साइंस का मॉडल पेपर सेट 3 लेके आए हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस मॉडल पेपर सीरीज में हमारे टीम के द्वारा सिर्फ वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है जो आपके एग्जाम में जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इस मॉडल पेपर के 80 क्वेश्चन को कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपके यहाँ से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि CO2 एक है। ऑप्शन है कि अम्लीय होता है, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी लवण और ऑप्शन डी है अनिश्चित। इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन है, यानी कि CO2 एक अम्लीय प्रकृति का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल पूछ रहा है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। और दोस्तों जैसा कि हमने ऊपर देखा कि CO2 भी एक अधातु का ऑक्साइड है तो वो भी अम्लीय था। तो ये सब आप याद रखिएगा, ये सब बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि कॉपर पैराइट यानी कि CuFeS2 अयस्क है। ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी है लोहा का, ऑप्शन सी है सल्फर का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपको जो भी क्वेश्चन याद होगा मुझे साथ साथ इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। मैं देखूंगा कि किसको कितना क्वेश्चन याद है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉपर पैराइट जो अयस्क है वो तांबा का अयस्क है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए है एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी कैथोड एवं एनोड दोनों पर और ऑप्शन डी है किसी पर नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए है C6H6, ऑप्शन बी है C2H2, ऑप्शन सी है C2H4 और ऑप्शन डी है C4H10। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है वो अल्केन होता है और अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। तो इसमें से जिसका भी फॉर्मूला CnH2n+2 के बराबर आएगा वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो आप इसमें से मिला लीजिएगा कि जो डी ऑप्शन है उसका जो फॉर्मूला है वो CnH2n+2 के बराबर है, तो इसलिए यह जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि हीरा एवं ग्रेफाइट ऑप्शन ए है कि समावयवी है, ऑप्शन बी है समस्थानिक है, ऑप्शन सी धातु है और ऑप्शन डी कार्बन के अपरूप है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन के अपरूप हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन ए है CnH2n+OH, ऑप्शन बी है CnH2n+CHO, ऑप्शन सी है CnH2n+COOH और ऑप्शन डी है CnH2n+NH2। तो हम सभी को पता है कि एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है उसमें OH आता है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोगी यौगिक है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी है CaCl2 और ऑप्शन डी Na2O। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि CH4 जो है वह सहसंयोगी यौगिक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि कार्बन क्या है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन एक अधातु है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, इसलिए यह एक अधातु है और इसका ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 200 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्टमीटर का जो अल्पमंक मान होगा वो क्या होगा, यानी कि इसमें लिस्ट काउंट पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर मैं आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको PDF के फॉर्म में इसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए मैं आपको इसका सीधा सा आंसर बता देता हूँ कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका लिस्ट काउंट 0.05 वोल्ट होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों वो क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है, अगर आप उसमें दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा भी तो उसका आंसर आपको ऐसे ही दिख जाएगा।
तो अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन सी है वृक्क और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वो वृक्क है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जल भी आवश्यक है और क्लोरोफिल भी आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण में निकलता है, इसलिए ये जो आवश्यक पदार्थ में से एक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी कोशिकाएं, ऑप्शन सी सीरा और ऑप्शन डी है वेना केव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वेना केव जो है वो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए है बढ़ते तने के अग्रभाग पर, ऑप्शन बी है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ऑप्शन सी है फ्लोएम की संवहनी नलिकाओं पर और ऑप्शन डी है कि ए और बी दोनों पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों पर। मतलब कि जो पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं वो बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी उत्पन्न होते हैं और बढ़ती जड़ के भी अग्रभाग पर उत्पन्न होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन बी तने के द्वारा, ऑप्शन सी है फूलों के द्वारा और ऑप्शन डी है बीजों के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुष्पी जो पौधे होते हैं उसमें फूलों के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी है स्त्री केसर, ऑप्शन सी है अंडाशय और ऑप्शन डी है बीज। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अंडाशय जो होता है वो आगे चलकर फल में बदल जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि मानव मादा में निषेचन होता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी योनि में और ऑप्शन डी है फैलोपियन नलिका में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो फैलोपियन नलिका है वहां से निषेचन शुरू होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। ऑप्शन ए समजात अंग, ऑप्शन बी अवशेषी अंग, ऑप्शन सी समवर्ती अंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसे अब अवशेषी अंग कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल पूछ रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। ऑप्शन ए है समर्क, ऑप्शन बी है लैमार्क, ऑप्शन सी है डार्विन और ऑप्शन डी है लिनियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समर्क जो वैज्ञानिक है वो जॉन मेंडल के नियमों को पुनः खोज करने से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है जॉनसन ने, ऑप्शन बी लैमार्क ने, ऑप्शन सी मेंडल ने और ऑप्शन डी है ग्रिफ्थ ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जॉनसन ने जीन शब्द को प्रस्तुत किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है कि CFC है तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि कोलिफॉर्म है। ऑप्शन ए कि ये वायरस है, ऑप्शन बी जीवाणु है, ऑप्शन सी कवक है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोलिफॉर्म जो है वो एक जीवाणु है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1985 में और ऑप्शन डी 1990 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1970 ईस्वी में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल कि आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। ऑप्शन ए सक्रिय तत्व, ऑप्शन बी निष्क्रिय तत्व, ऑप्शन सी है अति अभिक्रियाशील तत्व और ऑप्शन डी है उपधातु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उन सभी को निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उनके सामने उत्तल दर्पण लगा होता है ताकि वह विस्तृत क्षेत्र को देख पाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो हमारा अगला सवाल है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी काला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अगर चंद्रमा पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर आसमान देखेगा तो उसे जो आसमान होगा वो काला नजर आएगा, लेकिन अगर पृथ्वी पर से हम लोग देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। ऑप्शन ए धनात्मक ऋणात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक धनात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक धनात्मक और ऑप्शन डी ऋणात्मक ऋणात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी बैगनी रंग और ऑप्शन डी हरा रंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैगनी रंग का जो झुकाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ऑप्शन ए कर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली और ऑप्शन डी है दृष्टिपटल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मानव नेत्र के जिस भाग पर जो प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टिपटल कहलाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करता है। तो वस्तु बी होगी ऑप्शन ए आवेशित होगी, ऑप्शन बी उदासीन होगी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में से एक और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों में से एक हो सकता है, यानी कि वह वस्तु आवेशित भी हो सकती है और वह वस्तु उदासीन भी हो सकती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। ऑप्शन ए उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, ऑप्शन बी है निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, ऑप्शन सी है समान विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वतंत्र धन आवेश जो है वो गति करता है निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों अगेन इसको भी सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको PDF के रूप में सॉल्यूशन दे दूंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसका जो प्रतिरोध होना चाहिए वो 484 ओम के बराबर होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसका भी फार्मूला बहुत ही सिंपल है। तो आप सिंपल इसमें फार्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इतना आप कर लीजिएगा। अगला सवाल कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी कूलम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि डायनमो में ऑप्शन ए है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन बी उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 12। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि विद्युत मोटर बदलता है। तो हम सभी को पता है कि विद्युत जो मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसलिए बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि SnCl2 है। ऑप्शन ए ऑक्सीकारक है, ऑप्शन बी अवकारक है, ऑप्शन सी है कि दोनों है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि SnCl2 जो है वो एक अवकारक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि एक यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है कि जिसमें है Fe2O3 प्लस 2Al है, वो मिलके बनाता है Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये अभिक्रिया को हमको पहचानना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। आप देख सकते हैं कि पहले Al है वो इसमें से रिएक्शन करके Fe को निकाल देता है और Fe का जगह वहाँ पे ले लेता है। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
तो हमारा अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है। ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी है निर्जलीकरण और ऑप्शन डी है जलांशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का जो कारण होता है वो जलांशन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है कि सॉल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उसके लिए NaCl, NH3 और CaCO3 की आवश्यकता होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल पूछ रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों जैसा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी अंडाशय और ऑप्शन डी है वृषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि निम्न में कौन सा संवेदनग्राही अंग नहीं है। ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी है आंख, ऑप्शन सी है नाक और ऑप्शन डी दिमाग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दिमाग जो है वह एक संवेदीग्राही अंग नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन बी है हमारे दांत और हाथी के दांत, ऑप्शन सी है आलू और घास की ऊपरी भूस्तरी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारे हाथ और कुत्ते के जो अग्रपाद है वो समजात अंगों के उदाहरण हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। ऑप्शन ए है आंखों का रंग, ऑप्शन बी चमड़ी का रंग, ऑप्शन सी है शरीर का आकार और ऑप्शन डी है बाल की प्रकृति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शरीर का आकार जो है वो वंशागत नहीं होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए घास गेहूं आम, ऑप्शन बी है घास बकरी मानव, ऑप्शन सी है बकरी गाय हाथी और ऑप्शन डी है घास मछली बकरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घास बकरी और मानव एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। ऑप्शन ए टिश्यू पेपर, ऑप्शन बी केले का छिलका, ऑप्शन सी थर्मोकोल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि थर्मोकोल है उसे अपघटित नहीं किया जा सकता है, यानी कि यह एक अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि निम्न में कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए है गंगा में मछली पालना, ऑप्शन बी है गंगा में कपड़ों का धोना, ऑप्शन सी है गंगा में अधजले सबको बहाना और ऑप्शन डी है गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि गंगा में मछली पालने से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन बाकी सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए है 25 मीटर, ऑप्शन बी है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 2.5 मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी है परिवारिक, ऑप्शन सी है पुतली और ऑप्शन डी है दृष्टि पटल या रेटिना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन है उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी है वलयाकार और ऑप्शन डी बाइफोकल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए है पुतली के द्वारा, ऑप्शन बी है दृष्टिपटल के द्वारा, ऑप्शन सी है पश्चमाभि के द्वारा और ऑप्शन डी है परितारिका के द्वारा। तो बामन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पश्चमाभि के द्वारा अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला सवाल है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, ऑप्शन है 10 के पावर -10 मीटर, ऑप्शन बी है 10 के पावर -8 मीटर और ऑप्शन सी है 10 के पावर -11 मीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, ऑप्शन ए है बैगनी का, ऑप्शन बी है लाल का, ऑप्शन सी है नीला का और ऑप्शन डी पीला का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस में होता है, ऑप्शन ए उत्तल में, ऑप्शन बी है अवतल में, ऑप्शन सी है बाईफोकल में और ऑप्शन डी बेलनाकार में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी कांच की सिल्ली और ऑप्शन डी है प्रिज्म। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रिज्म के उपयोग करने पर हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दूरदृष्टि दोष और ऑप्शन डी है वर्णांधता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता है तो उसके नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। तो चलो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है, ऑप्शन ए 4 रंग के, ऑप्शन बी 3 रंग के, ऑप्शन सी है 5 रंग के और ऑप्शन डी 7 रंग के। तो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों के मेल से बनता है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि समान आंख के लिए न्यूनतम दूरी होता है, ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि किसी दृष्टि दोष को अवतल या उत्तल दोनों लेंस के बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, ऑप्शन ए है कि वह दृष्टि दोष क्या होगा, तो ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दूर दृष्टिता और ऑप्शन डी है मोतियाबिंद। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अगर किसी को जरा दृष्टि दोष है तो उसे द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियों को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाना कारण है, ऑप्शन ए जरा दूरदर्शिता के कारण, ऑप्शन बी है समंजन के कारण, ऑप्शन सी है निकट दृष्टि दोष के कारण और ऑप्शन डी है दीर्घ दृष्टि दोष के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेत्र की जो समंजन क्षमता है उसके कारण ऐसा संभव हो पाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नीले रंग को सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण की झुकाव सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी बैगनी रंग और ऑप्शन डी हरा रंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैगनी रंग का जो झुकाव है वो सबसे अधिक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है, ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी है लेंस और ऑप्शन डी है आइरिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आइरिस जो है उसके प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी है काला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उन्हें आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि आकाश का रंग नीला होने का कारण है, ऑप्शन ए है प्रवर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो आकाश का नीला रंग होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश परिवर्तन होता है, ऑप्शन है नेत्रोद,
के अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन बी है अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन सी है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाश का जो अधिकतम अपवर्तन होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? ऑप्शन ए बैगनी रंग, ऑप्शन बी नीला रंग, ऑप्शन सी पीला रंग और ऑप्शन डी लाल रंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रकाश में जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी पीला रंग और ऑप्शन डी बैगनी रंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बैगनी रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी हरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैगनी रंग का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन बी है किंडल प्रभाव, ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव और ऑप्शन डी है क्विंटल प्रभाव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए पछमावी, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है नेत्र लेंस और ऑप्शन डी रेटिना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसे जो परितारिका है वो कंट्रोल करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस और ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कि तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए कैंडेला के रूप में, ऑप्शन बी है जूल के रूप में, ऑप्शन सी एम्पियर के रूप में और ऑप्शन डी एंगस्ट्रम के रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तरंग दैर्घ्य को समानता एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो चलो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी परितारिका और ऑप्शन डी पुतली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परितारिका जो होती है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो रहा है, क्योंकि वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो सारे क्वेश्चन रिपीट किए जा चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला सवाल कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है वो सूर्य अपने सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का विक्षेपण और ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। तो चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है? ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रवर्तन, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन और ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बाल्टी की जो गहराई है वो कम दिखाई देती है। तो चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक साधारण प्रिज्म के कितने सतह से घिरा होता है? और ये सवाल है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और शायद इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे मॉडल पेपर के सीरीज है वो भी इस चैनल पर आने वाली है। तो आप उन सभी को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।